हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के कौशिक बोध बुक के परियोजना 2 को देखेंगे, जो कि है जैव विविधता विवरणिका। ठीक है, पृष्ठ संख्या यानी कि पेज नंबर 39 है। गतिविधि दूसरा का पहला प्रश्न है, हमें अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे कहाँ मिल सकते हैं? इसका उत्तर है, हम पौधों को बगीचों, खेतों, जंगलों, पार्कों और जल निकायों के आसपास पा सकते हैं। दूसरा है, हमें यह कैसे पता चलेगा कि उस क्षेत्र में उगने वाले पौधे लंबे समय से वहीं हैं या उन्हें अन्य स्थानों से लाया गया है? इसका उत्तर है, स्थानीय लोग, किसान और विशेषज्ञ बता सकते हैं कि कोई पौधा देसी है या बाहर से लाया गया है। तीसरा है, क्या ऐसे कोई पौधे हैं जो अब इस क्षेत्र में नहीं पाए जाते? तो इसका उत्तर है हाँ, शहरीकरण, प्रदूषण या वनों की कटाई के कारण कुछ पौधे लुप्त हो गए हैं। चौथा है, जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए हमें किस प्रकार के पौधे अधिक उगाने चाहिए? तो इसका उत्तर है, हमें देसी पौधे, औषधीय जड़ी बूटियां और फलों के पेड़ उगाने चाहिए जो पक्षियों और जानवरों के लिए लाभदायक हो। पांचवा है, क्या कोई ऐसा पौधा है जिसे हमें नहीं उगाना चाहिए क्योंकि यह जैव विविधता को हानि पहुंचाता है? इसका उत्तर है हाँ, कुछ आक्रामक पौधे बहुत तेजी से फैलते हैं और अन्य पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे पार्थेनियम। छठा प्रश्न है, हम अपनी जैव विविधता विवरणिका तैयार करना शुरू कर रहे हैं। इस संदर्भ में क्या आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है? उसका उत्तर है, अध्यापक ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें, विशेषज्ञों से सलाह या सहायता लें तथा डेटा को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करें। गतिविधि तीसरा है, आपके आसपास किस प्रकार के आवास मौजूद हैं? इसका उत्तर है शहरी क्षेत्र। दूसरा है, क्या आपने कोई ऐसा क्षेत्र देखा है जहां अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक पौधे उगते हैं? इसका उत्तर है हाँ, जलाशयों और बगीचों के आसपास वाले स्थानों पर अधिक पौधे उगते हैं। तीसरा, आपने अपने आसपास किस प्रकार के जीव यानी कि पक्षी, स्तनधारी, कीड़े आदि देखे हैं? तो हमने लिखा इसका उत्तर, कबूतर, गौरैया, गिलहरी, तितलियाँ, चिड़ियाँ और गायें आमतौर पर देखी जाती है। क्या कुछ क्षेत्रों में पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए कोई विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? उदाहरण के लिए कुछ प्रजातियों का संरक्षण या क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति प्राप्त करना जैसे कदम उठाए जा रहे हैं? इसका उत्तर है हाँ, कुछ क्षेत्रों में संरक्षित पार्क, बाड़ और जागरूकता कार्यक्रम है। पांचवा प्रश्न है, अब आप किन स्थानों पर जाने की योजना बना रहे हैं? उन्हें नीचे लिखिए। इसका उत्तर हमने लिखी, स्कूल का बगीचा, पास का पार्क, तालाब, खेत और स्थानीय। गतिविधि 7 है, आपके आसपास के क्षेत्रों में उगने वाले विभिन्न पौधे कौन से हैं? इसका उत्तर है, हमारे आसपास के क्षेत्रों में उगने वाले विभिन्न पौधों के नाम इस प्रकार से हैं, जैसे नीम, पीपल, फूल वाले पौधे जैसे कि गुलाब, गेंदा, चमेली, अड़हुल, कनेर, ये सब। कौन से पौधे सभी मौसमों में उगते हैं और कौन से मौसमी हैं? नीम और पीपल के पेड़ सभी मौसम में उगते हैं, जबकि आम और सरसों मौसमी हैं। क्या सभी फसलों और फलों की कटाई एक ही मौसम में की जा सकती है? इसका नहीं, कुछ फसलों को सर्दियों में उगती है, कुछ फसलें तो सर्दियों में उगती है जैसे कि गेहूँ, और कुछ गर्मियों में जैसे चावल, आम। क्या सभी पौधे
क्या सभी पौधे एक ही मौसम में वृद्धि करते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। कुछ पौधे वसंत में फूलते हैं जबकि अन्य सर्दी या गर्मी में। क्या पौधे हमारे लिए उपयोगी है? यदि हाँ तो कैसे? तो इसका उत्तर है हाँ, पौधे हमारे लिए उपयोगी है, जैसे भोजन, दवा, आश्रय, ताजी हवा, जलावन आदि के लिए। क्या एक ही प्रकार का चारा साल भर उपलब्ध रहता है? क्या वे केवल कुछ ही मौसम में ही उपलब्ध होते हैं? इसका उत्तर है कुछ चारा केवल विशिष्ट मौसम में ही उपलब्ध होता है, जैसे कि मानसून में हरी घास। क्या सभी पौधे खरपतवार से प्रभावित होते हैं? इसका उत्तर है नहीं, लेकिन कुछ फसलें आर्थेनियम जैसे खरपतवारों से प्रभावित होते हैं। 8वां है, क्या कुछ खरपतवार उपयोगी है? कृपया कुछ खरपतवारों के नाम बताइए और उनके उपयोग का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है हाँ, डेंडिलियन और मेथी खरपतवार है, लेकिन इनका उपयोग भोजन और दवा के लिए किया जाता है। क्या सभी पौधे किसी न किसी प्रकार के कीटों से प्रभावित होते हैं? इसका उत्तर है नहीं, लेकिन कुछ पौधे एफिड्स, कैटरपिलर और कीड़ों से प्रभावित होते हैं। क्या पौधे कुछ विशेष मौसमों में विशेष कीटों से अधिक प्रभावित होते हैं? हाँ, गर्मी और बरसात के मौसम में कीटों का हमला अधिक होता है। आपने उस समुदाय के लोगों से क्या जानकारी एकत्र की? उदाहरण के लिए पौधों का औषधि के रूप में उपयोग, चारे के रूप में, या पवित्र पौधे आदि। इस तरह आप आगंतुक को पूरी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। कुछ पौधों का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है, जैसे त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए नीम और खांसी के लिए तुलसी। भाग 2 है, क्या आपने एक स्थान पर अन्य की तुलना में अधिक सजीव वस्तुएं देखी है? इसका उत्तर है हाँ, पार्कों और तालाबों में शहरों की तुलना में अधिक पक्षी और कीड़े थे। आपने जिन स्थानों का भ्रमण किया वहाँ आपने कितने प्रकार के पौधे और कीट देखे? कई प्रकार के पेड़, फूल, सब्जियाँ और कीड़े देखे गए हैं। क्या आपने एक से अधिक स्थानों पर एक ही प्रकार के कीड़े या कीट या कृत्रिम देखे? हाँ, चींटियाँ, तितलियाँ और कैटरपिलर कई स्थानों पर पाए गए। क्या आपने इस गतिविधि के लिए किसी एआई टूल का उपयोग किया? यदि हाँ तो कौन से और कैसे? गूगल लेंस का उपयोग अज्ञात पौधों और कीड़ों की पहचान करने के लिए किया गया था। क्या आपने जानकारी इकट्ठा करने के लिए किसी अन्य स्रोत का उपयोग किया? इसका उत्तर है हाँ, हमने किताबों, इंटरनेट का इस्तेमाल किया और किसानों और शिक्षाविदों से पूछा। सोचिए और जवाब दीजिए। आपको क्या करने में आनंद आया? इसका आंसर है पौधों का अवलोकन करना, डेटा रिकॉर्ड करना और विभिन्न स्थानों का दौरा करने में हमें आनंद आया। आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो हमें दुर्लभ पौधों की पहचान करना, वैज्ञानिक नाम ढूंढना और मौसमी परिवर्तनों पर ध्यान देना, इन सब में परेशानी हुई। अगली बार आप क्या अलग करेंगे? तो बेहतर तस्वीरें ले, अधिक प्रश्न पूछें और विभिन्न मौसमों में स्थानों की यात्रा करें। आपके अनुसार जैव विविधता विवरणिका का क्या महत्व है? इसका उत्तर है यह पौधों और जानवरों की प्रजातियों को रिकॉर्ड करने और पर्यावरणीय परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। परियोजना से संबंधित अन्य कौन सी नौकरियां हैं? अपने आसपास देखिए, लोगों से बात कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। इसका उत्तर है वन अधिकारी, वैज्ञानिक, संरक्षणवादी, माली और किसान।